हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में करेंगे सीटेट ठीक है। सीटेट का टारगेट है 135 प्लस नंबर महामैराथन वीडियो होगी। ये हिंदी की महामैराथन वीडियो होगी। ठीक है, पेडागोजी A to Z पेडागोजी को कराएंगे। ठीक है, हिंदी की सभी पेडागोजी को A to Z करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यदि आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है, हिंदी से संबंधित सीटेट की तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाली वीडियो एकमात्र वीडियो है यूट्यूब पर पहली बार। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। टाइम निकाल के ये वीडियो देखेंगे, 1-2 घंटे की हो, 2.5 घंटे की हो, तब तक भी होगी, तो आपको हिंदी की पेडागोजी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे इसी वीडियो में। क्वेश्चन इस तरीके के होंगे: भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, क्वेश्चन में लिए जाएंगे साथ के साथ, और सभी को क्लियर करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। भाषा से संबंधित भाषा के सिद्धांत, भाषा कौशल, पठन कौशल, सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। और सबसे बाद में देखेंगे भाषा में NCF 2005 से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2005 से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति से शुरू कर लेते हैं। भाषा की उत्पत्ति, ठीक है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अर्थ भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है। किससे हुई है? भाष धातु। ठीक है, भाष धातु है संस्कृत की, तो उससे क्या है? भाषा की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, याद रखेंगे। भाषा का अर्थ क्या होता है? वो भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। ठीक है, भाष से क्या बना है? भाषा बना है। ठीक है, किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, संस्कृत के हुए सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, इससे आगे देखेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे साथ ही। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है? भाषा किस धातु से उत्पन्न हुई है? ठीक है, भाषा किस धातु से उत्पन्न हुई है? तो किस धातु से हुई है? भाष धातु से। ये तो हमें पता है कि भाष धातु से हुई है, लेकिन भाष धातु लिखा कैसे जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, या इस तरीके से भाष लिखा जाता है, या ये वाला भाष लिखा जाता है। तो सही कौन सा होगा? सही होगा बी। ठीक है, भाष, जिसमें हलंत लगा होगा। ठीक है, भाष धातु से हुई है भाषा की उत्पत्ति। याद रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे। पूरी हिंदी को कवर करने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, भाषा का अर्थ। ठीक है, अब पढ़ेंगे भाषा का अर्थ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा क्या है? भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन मात्र है। क्या है? साधन है। ठीक है, जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, भाषा मुख से उच्चारित होने वाली शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है। ठीक है, क्या है? शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। ठीक है, मन की बात बताई जाती है, अर्थात अपने विचारों का आदान प्रदान करने का साधन क्या है? भाषा है। ठीक है, भाषा कोई भी हो सकती है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, पंजाबी, कोई भी भाषा हो सकती है। ठीक है, अपने विचार व्यक्त करने का एक साधन है। ठीक है, पंजाबी किस तरीके से अपने विचार व्यक्त करेगा? वो पंजाबी बोलकर करेगा। ठीक है, हिंदुस्तानी यूपी के जो हिंदी बोलते हैं वे कैसे करेंगे? वे हिंदी बोलकर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बांग्लादेश के बंगला बोल कर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सभी भाषाओं को बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करने का ही एक साधन है। याद रखेंगे। क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर। आगे चलेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर करता चलूँगा बहुत ही आसान तरीके से। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, साथ के साथ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है, भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? भावों के आदान प्रदान के साधन को, लिखने के ढंग को, भाषण देने की कला को, या इन सभी को। ठीक है, तो किनको कहा जाता है? तो भाषा कहा जाता है भाषा के भावों के आदान प्रदान के साधन। ठीक है, भाषा क्या होती है? भावों के
आदान प्रदान का साधन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर, आगे चलेंगे। इसके बाद आता है भाषा के प्रकार। ठीक है, भाषा के प्रकार। भाषा क्या प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी ये सब भाषा के प्रकार नहीं है। ठीक है, ये सब अलग अलग क्या हैं? भाषाएं हैं। ठीक है, ये क्या हैं? अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज और एक लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं हम? बोलकर कर सकते हैं या लिख कर सकते हैं। ठीक है, बोलकर कैसे? जैसे साधारण हम कुछ बोलकर बताएंगे कि हमारे साथ ये समस्या है या हमने आज ये क्या है, ये सब क्या है? मौखिक भाषा। बोलकर बताई जाने वाली भाषा क्या है? मौखिक भाषा। और लिखित भाषा, लिखित भाषा में अपने विचारों को कैसे आदान प्रदान किया जाता था? पुराने टाइम में अपने संदेशों को लिखकर, लेटरों को लिखकर। ठीक है, जैसे आपने भी कभी लव लेटर लिखा होगा तो पता होगा कि अपने विचारों को व्यक्त कैसे करते हैं, लिखित भाषा के माध्यम से। क्लियर, आगे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलकर भावों एवं विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कह रहा है? बोलकर। क्या कह रहा है? लिखकर नहीं, बोलकर। ठीक है, बोलकर अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने वाली भाषा को कहते हैं सांकेतिक भाषा कहते हैं क्या? लिखित भाषा कहते हैं क्या? मौखिक भाषा कहते हैं क्या? वैदिक भाषा कहते हैं? जल्दी से कमेंट्स करेंगे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बोलकर। बोलकर क्या होगी? मौखिक भाषा। ठीक है, लिखकर होती तो क्या होता? लिखित भाषा। ठीक है, तो बोलकर कौन से करते हैं? मौखिक भाषा से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, मौखिक भाषा से। ठीक है, क्लियर, आगे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है लिखित भाषा का अर्थ है। ठीक है, लिखित भाषा का अर्थ क्या है? ठीक है, यह है विचारों का लिखित रूप। ठीक है, लिखित भाषा क्या है? विचारों को लिखित रूप, लिखकर अपने भावों को व्यक्त करना, अपने विचारों को व्यक्त करना, भावों को व्यक्त करना क्या है? लिखित भाषा। विचारों को मौखिक रूप से करना मौखिक भाषा है। ठीक है, विचारों को बोलकर समझाना ये भी क्या? मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। लिपि को समझाना, ठीक है, ये कोई से भी आ सकती है। लिखि को यदि बोलकर कहेंगे, लिपि को समझाना बोलकर होगा तो वो लिखित मौखिक भाषा में आ जाएगी, और लिखकर होगा तो वो लिखित भाषा में आ जाएगी। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्या आ जाता है? एक भाषा होती है और एक बोली होती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। इनमें अंतर क्या है? एक भाषा होती है, ठीक है, एक बोली होती है। इसमें अंतर क्या है? अब देखेंगे अंतर क्या है। सबसे पहले हम बोली देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखा है, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे क्या होगा। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, एक क्या? छोटे क्षेत्र में, सूक्ष्म जगह पर, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती। ठीक है, सबसे मेन डिफरेंस क्या है? इसमें क्या है? कोई साहित्यिक रचना, ठीक है, जैसे कविता, नाटक, महाकाव्य ये सब की रचना नहीं की जाती बोलियों पर। ठीक है, ये किस में होती हैं? भाषा में। अब देख लेते हैं भाषा। साहित्यकार जब उपभाषा को अपने साहित्य के अंतर्गत सामान्य रूप से प्रदान कर देते हैं, प्रदान नहीं होगा, प्रदान होगा। ठीक है, तथा उनका और क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। क्षेत्र क्या हो जाता है? विस्तृत हो जाता है। इसमें क्या है? एक छोटा क्षेत्र होता है, इसका क्या क्षेत्र होता है? विस्तृत होता है, बहुत व्यापक बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। सीधे सीधे शब्दों में कहे, जिसका क्षेत्र व्यापक होगा, बड़ा होगा, विस्तार होगा जिसका ज़्यादा। ठीक है, और साहित्यिक रचनाएं जिसमें की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर, आगे चलेंगे। ठीक है, बोली कहते हैं छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली। ठीक है, और साहित्यिक रचनाएं बोली में नहीं होती हैं। ठीक है, भाषा में होती हैं। आगे चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। भाषा के प्रकार। अब क्या आते हैं भाषा के प्रकार। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं, ठीक है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। अर्थात कहा जा सकता है, ठीक है, बोलियों से बड़ा व्यापक होता है उपभाषा और उपभाषाओं से बड़ी होती है भाषा, ठीक है। क्लियर। भाषा का पार्ट उपभाषा, उपभाषा का पार्ट बोलियां, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे चलेंगे। कोई डाउट? नेक्स्ट देखेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, और इसका विकास किस तरीके से हुआ है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से संबंधित है, ठीक है। किससे? सिंधु नदी से, ठीक है। सिंधु से क्या है? हिंदू संबंधित है, तो हिंदू से हिंदी संबंधित है, ठीक है। क्लियर। अधिकांश विदेशी यात्रियों सिंधु का उच्चारण हिंदू के रूप में किया है, ठीक है। क्या है? विदेशी यात्री थे, उन्होंने क्या सिंधु को उच्चारण क्या है हिंदू बोलकर, ठीक है। वह सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लगे थे, ठीक है। जैसे ये होगी नदी, ठीक है, यह इधर होगा क्या पूरब, तो इधर रहने वाले लोगों को, इधर से आने वाले जितने भी विदेशी हैं, पहचान संस्कृति के विदेशी यात्री, ठीक है, इन्हें क्या कहते थे? सिंधु नदी के इधर रहने वाले लोगों को क्या कहते थे? हिंदू कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे, सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले लोगों को, ठीक है। इतना क्लियर। आगे चलेंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी से हुई है, फ्रेंच से हुई है, उर्दू से हुई है या संस्कृत से हुई है? तो किससे हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत से। इसलिए संस्कृत को क्या कहा जाता है? भाषा की जननी भी कहा जाता है। किसे? संस्कृत को। संस्कृत से तो हुई है, लेकिन किस शब्द से हुई है? संस्कृत के भाष शब्द से भाषा की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। क्लियर। आगे चलेंगे। अब देखेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास में नया पॉइंट देख लेंगे क्या है। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश, ठीक है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द हिंद की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा, ठीक है। आगे चलकर क्या हुआ? हिंद की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा क्या? हिंदी। आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन देख लेंगे उससे पहले। भाषा के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, ठीक है। भाषा के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? भाषा के अन्य भेद कौन कौन से होते हैं? मातृभाषा होती है, ठीक है, राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है और मानक भाषा होती है, ठीक है। अब देखेंगे मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा वो होती है जो स्थानीय भाषा होती है, जिसे हमारी माता बोलती हैं, मतलब स्थानीय लोग बोलते हैं, तो वो क्या होती है? मातृभाषा होती है, ठीक है। अब राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा को आगे क्लियर करेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले मानक भाषा, ठीक है। क्या देखेंगे? मानक भाषा। सभी को क्लियर करने वाले हैं। मानक भाषा भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक भाषा कहा जाता है। भाषा के क्या स्थिर, ठीक है, जो स्थिर हो और सुनिश्चित हो, ठीक है, उस रूप को क्या कहा जाता है? मानक भाषा कहा जाता है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है? स्थिर और सुनिश्चित रूप को मानक भाषा कहते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है राजभाषा। नेक्स्ट क्या आया? राजभाषा। मानक भाषा समझ गए। अब आई राष्ट्रभाषा, राजभाषा। पहले राजभाषा। राजभाषा जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं, ठीक है। क्लियर।
क्या, सरकार के कार्यों का निष्पादन जिस भाषा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। अब क्वेश्चन देख लेंगे, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा जाता है। तो किस वर्ग में रखा जाता है, राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में या तकनीकी भाषा में। ठीक है, तो किस में रखा जाता है, हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है, हमारी क्या है, राजभाषा है। ठीक है, राज के राजकाज हमारे हिंदी भाषा से ही, भाषा में ही चलते हैं। ठीक है, हमारी क्या है, राजभाषा है हिंदी। सरकार के सारे काम क्या होते हैं, हिंदी भाषा में ही होते हैं। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है, किसी भी देश या राष्ट्र द्वारा किसी भाषा को जब अपने किसी राज कार्यों के लिए भाषा घोषित किया जाता है या अपनाया जाता है तो उसे राष्ट्रभाषा जाना जाता है। उसे क्या है, राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसी भी देश या राष्ट्र में राज कार्य के लिए भाषा घोषित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे संस्कृत भाषा। ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत से हुई है। अब संस्कृत भाषा को देख लेंगे, संस्कृत भाषा को देखेंगे। संस्कृत एक हिंदू आर्य भाषा है। क्या है, हिंद आर्य भाषा है। ठीक है, जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। किसकी शाखा है, हिंद यूरोपीय भाषा परिवार। यह सभी भाषाओं की आदि जननी है। याद रखेंगे, संस्कृत क्या है, सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। संस्कृत एक क्या है, हिंद आर्य भाषा है, हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर। आगे चलेंगे, और क्या है, भाषाओं के क्या है, जननी है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृत। आगे देखेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास संबंधित कुछ पॉइंट देखेंगे। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। ठीक है, भाषाओं का प्रावधान किस में रखा गया है, 143 में रखा गया है। क्या, कमेंट करेंगे, आर्टिकल 143 में है क्या। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक है, 22 भाषाओं को रखा गया। कौन से आर्टिकल में रखा गया, ये कमेंट करेंगे। ठीक है, 143 में है क्या। संस्कृत द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान में। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन है, तमिल। कहाँ पर बोली जाती है, तमिलनाडु में। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा क्या है, तमिल है। याद रखेंगे, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी है, तमिल है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, ये हम कर चुके। क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 20 को, 21 को, 22 को या 25 को। तो कितनी को है, यह है 22 को। कितनी को, 22 भाषाओं को। ठीक है, अभी क्लियर क्या है, कितनी भाषाओं को है, 22 भाषाओं को है। ठीक है, मान्यता प्राप्त संविधान में कितनी भाषाओं को है, 22 भाषाओं को। आगे चलेंगे, अब देखेंगे भाषा के कौशल। ठीक है, क्या देखेंगे, भाषा के कौशल। भाषा के कौशल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे भाषा के कौशल। भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। 4 कौशल कौन कौन से हैं, अब ये भी देखेंगे। 4 कौशल को भूलेंगे नहीं, 4 कौशल से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, डबल स्टार लगा लेंगे। क्या कर लेंगे, डबल स्टार मार्क कर लेंगे। सब क्या है, 4 कौशल, पढ़ना, लिखना,
बोलना, सुनना। ठीक है, इनके क्या है क्रम भी पूछ लेते हैं, कभी कभी क्रम पूछ लेता है। सबसे पहले क्या आता है, सुनना आता है, फिर आता है बोलना, फिर आता है पढ़ना और फिर आता है लिखना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, इसे याद कर लेंगे, चारों कौशल को क्रम से याद कर लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्रम भी याद हो जाएगा और चार कौशल भी याद हो जाएंगे। क्या याद करेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, याद कर लेंगे चारों कौशल। आगे चलेंगे, क्रम बहुत बार पूछा गया है, सीटेट में, यूपी टेट में, सभी में पूछा जाता है, क्रम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कौशल नहीं है, हमें क्या बताना, कौशल भाषा कौशल नहीं है। अभी बताया मैंने कौन कौन से हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, चार कौशल है, चार में से देख लें कौन सा नहीं है। पढ़ना है हमारा, लिखना है, बोलना है, खेलना हमारा कौशल नहीं है, भाषा का कौशल नहीं है खेलना। ठीक है, मैंने कौशल पहले बता दिए, उसकी वजह से आपने क्वेश्चन को मार्क कर दिया। शायद उस नहीं बताते तो शायद गलत भी कर सकते थे, लेकिन अब गलत नहीं करोगे। आगे चलेंगे, अब देखेंगे हिंदी वर्णमाला को, एक झलक देख लेंगे। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। हिंदी वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह। ठीक है, वर्णों क्या है, व्यवस्थित समूह। ऐसा नहीं है कि कै को यहाँ लिख दिया, ख को यहाँ लिख दिया, ए को यहाँ लिख दिया, आ को यहाँ लिख दिया, इस तरीके से नहीं, एक व्यवस्थित रूप है। सबसे पहले ए आएगा तो ए आएगा, उसके बाद आ आएगा तो आ आएगा। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे, क्या व्यवस्थित रूप में चलेंगे। व्यवस्थित रूप का समूह है, उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया कै, कैसे शुरू कर दिया, फिर ए लिख दिया, ठीक है, फिर सै लिख दिया। इस तरीके को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णमाला के अक्षर तो आते हैं इसमें, लेकिन वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णमाला किसे कहेंगे, व्यवस्थित समूह को कहेंगे। क्लियर, आगे चलेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हैं, 52 वर्ण हैं। ठीक है, कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, जिसमें से 11 क्या हैं, स्वर हैं, और 33 क्या हैं, व्यंजन हैं। ठीक है, स्वरों को क्लियर कर दो। स्वर वे होते हैं जो किसी वर्ण की बिना सहायता के बोले जाते हैं। ठीक है, इन्हें किसी की सहायता नहीं होती, ये बिना सहायता के स्वतंत्र बोले जाते हैं। ठीक है, और व्यंजन, व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं व्यंजन। आगे चलेंगे, इतना क्लियर, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। इसके बाद देखेंगे वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, क्या है सबसे छोटी इकाई, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछने लगे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसे तो भूलेंगे ही नहीं। यदि याद नहीं है, याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद कर लेंगे। सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, वर्ण किया जाता है। ऑप्शंस में दे दिया, वर्ण भी दे दिया, ध्वनि भी दे दिया, पूछ लिया सबसे छोटी इकाई क्या है, और अक्षर भी दे दिया। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे लाल। क्या है, ध्वनि। सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं वर्ण कहते हैं। ठीक है, लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसके बाद आता है नोट। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ठीक है, लेखन की दृष्टि से, लेखन की यदि पूछने लगे, लेखन की दृष्टि से क्या है सबसे छोटी इकाई, तो आएगा वर्ण। ठीक है, यदि पूछने लगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, लेखन उच्चारण कुछ नहीं दिया हो, तो क्या लगाएंगे, ध्वनि को प्रधानता देंगे। किसको देंगे, ध्वनि को। ठीक है, यदि पूछने लगा लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई लेखन की दृष्टि से क्या है, तो वो होगा वर्ण होगा। ठीक है, ये नया पॉइंट है। ठीक है, शायद आपको नया हो, ये पहले से पता है तो अच्छी बात है। इसके बाद चलेंगे हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 2 में। पहला क्या है, स्वर है, और दूसरा क्या है, व्यंजन है। स्वर व्यंजन में बता चुका हूँ। स्वर क्या है, किसी स्वतंत्र बोलते हैं, किसी की सहायता से नहीं बोलते। व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे चलेंगे। इसके बाद आता है भाषा की प्रकृति। ठीक है, भाषा की प्रकृति कैसी है, भाषा एक क्या है, अर्जित संपत्ति है। ठीक है, ये क्या है, अर्जित
संपत्ति है, इसको क्या है अर्जित करना पड़ता है, ठीक है। यह पैतृक नहीं है, ठीक है, जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जाता है, ठीक है। इसे क्या है प्रयोग करते रहते हैं हम। यदि हमें भाषा सीख ली, हमने उसे प्रयोग ही नहीं करके देखा, जैसे क्या है हमें इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश हमें आ गया, हमें क्या पता है रूल भी पता है कि सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, उसकी मीनिंग इंग्लिश में मीनिंग भी पता है, वर्ड मीनिंग पता है, ठीक है, लेकिन हम उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है हम उसे बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, उसे हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा उसे व्यक्त करने का, तो हम उसे ठीक तरीके से उसका धारा प्रवाह या बोल नहीं पाएंगे। आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है, ठीक है। यदि हम इंग्लिश बोलते रहेंगे, ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पर क्या इंग्लिश बोली जाती है, हमें इंग्लिश नहीं भी आती होगी, तो हम धीरे धीरे क्या है इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। वो क्या हो गया हमारे व्यवहार में आती चली जाएगी और हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, चाहे हमने ग्रामर भी ना पढ़ी हो, हमें रूल भी ना पता हो, लेकिन हम इंग्लिश बोलने लगेंगे। अर्थात यह पैतृक नहीं है। पैतृक क्या होता है पिता से प्राप्त होने वाली संपत्ति क्या होती है पैतृक होती है, ठीक है, क्लियर। यह पैतृक नहीं है, यह क्या है अर्जित की जाती है। क्या कही जाती है अर्जित की जाती है, ठीक है, और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है, ठीक है। आदान प्रदान से ही क्या होता है विस्तार होता है, एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे तभी हमारा विस्तार होगा। हम चुपचाप बैठे रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर चुपचाप रहेंगे, तो हमारी भाषा में विस्तार नहीं होगा, नए शब्द नहीं जुड़ेंगे, नए शब्द समूह का भंडार इतना नहीं होगा जितना एक बोलने वालों के पास होगा। आगे चलेंगे, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आगे चलेंगे। भाषा की प्रकृति से और पॉइंट देखेंगे। भाषा एक सामाजिक परंपरागत वस्तु है। क्या है ये सामाजिक है, परंपरागत है, अनुकरण से सीखी जाती है। किससे सीखी जाती है अनुकरण से सीखी जाती है, इंपॉर्टेंट है लगा लेंगे। किससे सीखी जाती है अनुकरण से सीखी जाती है, ठीक है। अनुकरण क्या होता है पहले दूसरे बोलते हैं उसके पीछे पीछे क्या है रिपीट करना, क्या कहलाता है अनुकरण, ओरल। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, ये भी बात सही है कि परिवर्तन होता रहता है, अर्थात यह क्या है परिवर्तनशील है, ठीक है। आप रह रहे आज उत्तर प्रदेश में रह रहे तो आप क्या हिंदी बोल रहे हैं, अब रहने लगे आप जाकर पंजाब में, ठीक है, तो आपको पंजाबी आती ना हो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे यदि 2-4 महीने 1-2 साल रहने लगे तो आपको क्या है आपके कुछ वर्ड पंजाबी के ऐड हो जाएंगे, आपकी भाषा में क्या होंगे जाएंगे पंजाबी के ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगे वो परिवर्तन होगा, आपकी भाषा परिवर्तन होती है, ठीक है, परिवर्तनशील है, यह क्या है परिवर्तन होती है और अनुकरण से सीखी जाती है, ठीक है। अनुकरण से जैसे छोटा बच्चा सीखता है, मम्मी पापा देखा होगा आपने गांव में कोई गाली देता है तो वो गाली सीख जाते हैं, ठीक है, अच्छी बातें करता है तो अच्छी बातें सीख जाते हैं, ठीक है। फ़ोन चलाते हुए मम्मी पापा को देखते हैं तो फ़ोन चलाना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, फ़ोन चलाना सीख जाते हैं। और जिनके मम्मी पापा बहुत ही कम है कि किताब पढ़ते हो तो वे भी किताब की तरफ को रुख करेंगे, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, ठीक है। जब भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं बच्चा क्या है एक दर्पण है, जैसा करोगे ऐसा ही करेंगे वे भी। इसके बाद चलते हैं भाषा की प्रकृति से और देख लेते हैं पॉइंट। भाषा कठिन से सरल की ओर अग्रसर है, ठीक है, याद रखेंगे कठिन से सरल की ओर, ना कि सरल से कठिन की ओर। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरिक, ठीक है, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, ठीक है, पंजाबी की गुरमुखी, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है सबकी एक क्या होती है लिपि होती है। तो हिंदी की लिपि क्या है हमारी देवनागरी लिपि है। अब देख लेते हैं लिपि से क्वेश्चन किस तरीके से आता है। लिपि से क्वेश्चन ये बहुत बार ट्रेंड हुआ है। लिपि कहते हैं भाषा के शुद्ध प्रयोग को, मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को, लिखित भाषा को। तो किसे कहते हैं भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं लिपि कहते हैं, ठीक है। भाषा जिस प्रकार लिखी जाती है उसे उस विधि को क्या कहते हैं लिपि कहते हैं। इससे आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे। मौखिक ध्वनि को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उन्हें डैश कहते हैं, क्या कहते हैं लिपि, ठीक है। व्याकरण, बोली, भाषा, तो क्या कहते हैं उसे
उसे कहते हैं लिपि। याद रखेंगे, क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इसके बाद आते हैं भाषा अर्जन प्रक्रिया। ठीक है, भाषा अर्जन प्रक्रिया। अर्जन का अर्थ है अर्जन करना। किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित करता है। ठीक है, उसे क्या है? स्वयं के प्रयासों के द्वारा अर्जित करता है। एक बालक है कि वह बोलता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एक बालक है कि वह खड़ा होकर प्रश्न पूछता है, बोलता है, भाषण देता है, तो उसका क्या होगा? उसकी भाषा और ना बोलने वाले की भाषा में बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। ठीक है, जो बच्चा बोलता है उसकी भाषा क्या होगी? अच्छी होगी। वह ठीक तरीके से बोल पाएगा, धारा प्रभाव में बोल पाएगा, शुद्ध बोल पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा प्रयास करता है, धीरे धीरे वो उसे अर्जित कर लेता है। तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है, यह क्या है? एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। याद रखेंगे। भाषा अर्जन प्रक्रिया। ठीक है, बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है। ठीक है, मैंने अभी बताया, जिस प्रकार वह बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखता है, उसे उसी अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है। किससे करता है? अनुकरण के द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है, ऐसे ही सीख जाता है। अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। ठीक है, इसे मैं एक पॉइंट से क्लियर करूँगा। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वह बोलना अभी सीखा नहीं है। ठीक है, तो उसे क्या है? वो हिंदी, ठीक है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, लेकिन उसे उसके मम्मी पापा किसी वजह से अमेरिका में जाकर रहने लगे। ठीक है, वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो वह क्या है? वहाँ पर सभी इंग्लिश बोलते हुए दिखेंगे, तो वह हिंदी नहीं सीखेगा, वह सबसे पहले क्या सीखेगा? इंग्लिश सीखेगा। उसके मम्मी पापा भी इंग्लिश बोलने लग गए होंगे, घर में यदि हिंदी बोली जाती होगी तो पहले हिंदी सीखेगा, फिर परिवेश में इंग्लिश बोली जाती होगी तो वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख जाएगा। ठीक है, यदि सभी इंग्लिश बोलते होंगे तो वह सबसे पहले इंग्लिश सीखेगा। उसे हिंदुस्तानी होने से कोई मतलब नहीं है, वह वातावरण के अनुसार कुछ भी सीख जाएगा। उसी प्रकार अंग्रेज का बच्चा यदि हिंदुस्तान में आकर रहने लगे तो वह हिंदी सीख जाएगा। ठीक है, उसके व्यवहार में क्या आ जाएगी? हिंदी आ जाएगी। ठीक है, जैसा देखेंगे ऐसा ही करेंगे। बच्चे अनुकरण करके ज़्यादा सीखते हैं। आगे चलेंगे। अर्जन का अर्थ है, ठीक है, ये मैं क्लियर करा चुका हूँ। अर्जन करना, किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित करता है, और तथा एक भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। इसके बाद देखेंगे भाषा योग्यता एक कौशल है। ठीक है, भाषा योग्यता क्या है? एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। यह क्या है? जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, वह बोलना नहीं जानता। ठीक है, तो वह सुनकर उसे आवाज़ लगाते हैं, मिट्टू, छोटू, कुछ भी कह के, लड्डू, कुछ भी कह के आवाज़ लगाते हैं, तो वह जिस तरफ से आवाज़ आती है उस तरफ को क्या है? धीरे धीरे रुख करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार वह सुनता है, मतलब सुनने लग जाता है। जन्म से ही क्या है? वह सुनने लग जाता है और फिर धीरे धीरे बोलने भी लग जाता है। इसके आगे चलेंगे। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है जो उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या सीखता है? वह अपनी मातृभाषा सीखता है। जो उसके परिवार वाले बोलते हैं, मम्मी बोलती है, उसे क्या है? सबसे पहले वो वाली भाषा सीखेगा। ठीक है, इंग्लिश बोलते होंगे तो इंग्लिश सीखेगा, हिंदी बोलते होंगे तो हिंदी सीखेगा, पंजाबी बोलते होंगे तो पंजाबी सीखेगा, गुजराती बोलते होंगे गुजराती सीखेगा, तमिल बोलते होंगे तमिल सीखेगा। ठीक है, जौन सी भाषा बोलते होंगे वह भाषा सबसे पहले सीखेगा। सॉरी, क्लियर? आगे चलेंगे। ठीक है, आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सभी पॉइंटों को क्लियर किया है, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इस वीडियो को देखो बस। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखेंगे। भाषा अर्जन प्रक्रिया चोम्स्की के अनुसार, चोम्स्की से ना आए भाषा से संबंधित तो बेकार है, चोम्स्की से ज़रूर आता है। चोम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा को
अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जन्म भाषा अर्जन युक्ति होती है। क्या होती है? जन्मजात, जन्म से होती है, जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है। ये कौन कहते हैं? हमारे चोम्स्की साहब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? चोम्स्की जी कहते हैं भाषा का अर्जन वह जन्म से ही प्रारंभ कर देता है और यह क्या है? वातावरण से अर्जित होती है। आगे चलेंगे, क्लियर, ठीक है। चोम्स्की से पूछा जाता है बहुत बार। आगे चलेंगे, बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है, ये कहते हैं हमारे चोम्स्की के अनुसार, ठीक है। आगे चलेंगे, भाषा का क्रम, ठीक है। भाषा का क्रम क्या है? भाषा सीखने का क्रम क्या है? उनके कौशल क्या है? भाषा सामान्य रूप से सर्वमान्य भाषा कौशल विकास क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। LSRW, ठीक है। LSRW, ठीक है। क्या होगा? LSRW, याद रखेंगे क्या होगा? LSRW, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? सुनना, लिसन, ठीक है। फिर बोलना, स्पीच, ठीक है। फिर रीड, फिर राइटिंग, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, ठीक है। ये सब क्या है? चारों क्या है? कौशल है। और सुनना और पढ़ना ये क्या है? ग्रह कौशल है। इनसे हम ग्रहण करते हैं, सुनने से और पढ़ने से, ठीक है। ग्रह कौशल वे होते हैं जो सीखने से संबंधित होते हैं। इनसे हम सीखते हैं, सुनने से सीखते हैं, ठीक है, और पढ़ने से सीखते हैं, ठीक है। दो तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं हम सुनने से, ठीक है। जैसा हम सुनते हैं ऐसा ही हम सीखते हैं। उसके बाद फिर पढ़ने से सीखते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे गृह कौशल हैं, ठीक है। गृह कौशल हैं, गृह कौशल है, इन्हें याद रखेंगे। गृह कौशल है, इनसे हम ग्रहण करते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन, भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? सुनना, बोलना, ठीक है। ये तो नहीं है, ठीक है। सुनना, पढ़ना आ रहा, हमारे क्या है? सुनना, बोलना, ठीक है। सुनना को इसमें है, इस ये भी नहीं है, तो ये है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तीसरा क्या होगा? राइट होगा। ये कौशलों का क्रम पूछा जाता है, ठीक है। कई बार पूछा गया है और कई बार अब भी पूछने की आने की उम्मीद है। याद रखेंगे इनके क्रम से याद रखेंगे इसे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे यदि आपको पेपर क्लियर करना है सीटेट का। तो यदि नहीं करना, सीरियस नहीं हो सिर्फ पेपर क्लियर करने के, तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है, ठीक है। भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है। सबसे पहले क्या है? मातृभाषा को अर्जित करते हैं, अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है, न कि सीखी जाती, ठीक है। ये क्या है? अर्जित की जाती है, ठीक है। व्यवहार में लाकर, बोलकर, ठीक है। इसे हम बैठे बैठे, एक बच्चा बैठा दिया, हम पढ़ाने लगे हैं और सिखाते जा रहे हैं, उसे बोलने का अवसर नहीं दे पा रहे या नहीं दे रहे हैं, तो वह इतना कुशल नहीं होगा, भाषा में कुशल नहीं होगा, वह सीख नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से। तब तक वह बोलेगा नहीं, उसे व्यवहार में नहीं लाएगा। आगे चलेंगे, भाषा अर्जन व्यवहारिक पद्धति है, ठीक है। मैंने अभी बताया व्यवहार में लाएगा। व्यवहारिक क्या है? पद्धति है। इसमें अनुकरण को मुख्य भूमिका होती है। इसमें क्या हो? मुख्य भूमिका किसकी होती है? अनुकरण की होती है, ठीक है। जो वह सुनता है उसे रिपीट करता है, ठीक है। जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ABCD, तो टीचर क्या करते हैं? बोलो बच्चों ABC, इस तरीके से बोलते हैं और बच्चे पीछे पीछे बोलते हैं। ये क्या है? अनुकरण है। इससे ही क्या है? ABCD सीखते हैं। इससे क्या है? गिनती सीखते हैं। इससे क्या है? पहाड़े सीखते हैं, ठीक है। इससे क्या है? ऐशनार सीखते हैं। या टीचर बोलता है या जिस बच्चे को आ जाता है उस बच्चे को खड़ा करते हैं, वो बच्चा बोलता है और पीछे पीछे दूसरे बच्चे बोलते हैं और धीरे धीरे सीख जाते हैं। अनुकरण की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है भाषा को सीखने में, भाषा का अर्जन करने में। भाषा अर्जन में बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसमें क्या है? प्रयास
नहीं करना पड़ता। आगे चलेंगे। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक है। यह क्या है? सहज है। ठीक है, प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। ये कौन कहते हैं? हमारे चोम्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं या पियाजे जी कहते हैं? तो क्या कौन कहते हैं? ये हमारे चोम्स्की जी कहते हैं कि जन्मजात अर्जन की प्रक्रिया क्या है? भाषा क्या है? अर्जन की जन्मजात प्रक्रिया है। याद रखेंगे चोम्स्की। इसके बाद चलते हैं मनोवैज्ञानिक तथ्य में चोम्स्की। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। ये चोम्स्की कहते हैं। इसे याद जरूर रखेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ठीक है, समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ये कौन कहते हैं? चोम्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं, पियाजे जी कहते हैं। ठीक है, तो समाज से संबंधित कौन है? यह है वाइगोत्स्की। ठीक है, कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की। चोम्स्की क्या कहते हैं कि जन्मजात प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है? जन्मजात प्रक्रिया है। लेकिन वाइगोत्स्की जी कहते हैं भाषा अर्जन के साथ संपर्क का परिणाम है। ठीक है, और देखेंगे नया पॉइंट, यही पॉइंट है। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ये कौन कहते हैं? हमारे वाइगोत्स्की साहब कहते हैं। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ। कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है भाषा। तो ये कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं। चोम्स्की कहते हैं जन्मजात प्रक्रिया है भाषा अर्जन। ठीक है, और पियाजे जी क्या कहते हैं? ये हम आगे बताते हैं अभी। ठीक है, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ये कौन कहते हैं? संज्ञानात्मक का संबंध किससे है? पियाजे जी से है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लगा देंगे? पियाजे जी लगा देंगे। ठीक है, चोम्स्की कहते हैं जन्मजात प्रक्रिया है भाषा अर्जन। ठीक है, वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि समाज के संपर्क में आकर सीखते हैं भाषा को बच्चे। और पियाजे जी कहते हैं अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है क्या? भाषा। याद रखेंगे। आगे चलेंगे। अब इसके बाद देखेंगे पियाजे ये आया। भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। यह क्या है? परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। किसके? संज्ञानात्मक तंत्र की भांति। आगे चलेंगे। इसके बाद आते हैं कुछ नए पॉइंट देखेंगे। मानक भाषा अथवा द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। व्याघात क्या मतलब? मातृभाषा क्या होती है? सहायक होती है। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? मातृभाषा सीखते हैं। उसके बाद हम अन्य भाषा सीख सकते हैं। किसकी सहायता से? मातृभाषा की सहायता से। स्कूल आने से पूर्व बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग जानते हैं। वह सबसे पहले क्या है? मातृभाषा का प्रयोग जानते हैं। माता गुजराती बोलती है तो बच्चे भी क्या? गुजराती बोलते हैं। माता हिंदी बोलती है तो बच्चे भी हिंदी बोलते हैं। ठीक है, पंजाबी बोलती है तो बच्चे भी पंजाबी बोलते हैं। और भाषा वह आकर स्कूल में सीखते हैं मातृभाषा की सहायता से। आगे चलेंगे। ठीक है, आगे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ली गई है हिंदी से संबंधित। ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। 1 घंटे में 1 बार देखें 2 बार देखें, लेकिन देखें ज़रूर यदि आपको CTET का पेपर क्लियर करना है। इसके बाद आते हैं बच्चे स्कूल आने से पूर्व अपनी भाषा पूंजी से लैस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? भाषा पूंजी से लैस होते हैं। कौन सी? मातृभाषा से। गृह कार्य बच्चे के सीखने विस्तार देता है। ठीक है, सीखने को में क्या है? विस्तार देता है। क्या? गृह कार्य। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे।
प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य वह होता है कि बच्चे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर पाए। ठीक है, यदि वह अपनी भाषा का प्रयोग ही करना नहीं सीखे तो वह भाषा भी नहीं सीखे हैं। इसे माना जाता है कि वह भाषा भी नहीं सीखे। यदि वह अपनी परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है, भाषा का प्रयोग करना अच्छे से सीख जाते हैं तो वह भाषा में निपुण हो गए हैं। ठीक है, भाषा में क्या हो गए हैं? निपुण हो गए, भाषा सीख चुके हैं। आगे चलेंगे। इसके बाद है कक्षा में बच्चे मातृभाषा को सदैव सम्मान देना चाहिए। ठीक है, इसे याद रखेंगे, बच्चों में मातृभाषा को सदैव सम्मान देना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, पेडागोजी में इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। कक्षा में भाषा के विविध संसाधन के रूप में कार्य करती है। ये क्या करती है? विविध संसाधन के रूप में कार्य करती है कक्षा में भाषा। आगे चलेंगे। प्राथमिक स्तर बच्चे को भाषा प्रयोग के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या करना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। अधिक से अधिक अवसर देंगे तो ही वह भाषा को बोलना और समझना सीख पाएंगे। ठीक है, यदि उन्हें बैठाकर कुछ भी सुनाते रहो तो वह सीखेंगे तो, लेकिन उस स्तर से नहीं सीखेंगे जिससे वह उन्हें बोलने का अवसर दिया जाए। यदि टाइम पर बोलने का अवसर दिया जाए तो वह ज़्यादा सीखेंगे। यह भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। ठीक है, यह भाषा क्या है? शिक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। क्या? उन्हें अवसर देना। इसके बाद आते हैं सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या आता है? अनुबंधन का सिद्धांत। शेषवावस्था में जब बच्चा किसी शब्द को सीखता है, ठीक है, शेषवावस्था में जब बच्चा किसी भी शब्द को सीखता है तो वह उसके लिए अमूर्त होता है। उसके लिए क्या होता है? अमूर्त होता है। जैसे वो सीखता है ए फॉर एप्पल, ठीक है, उसके क्या लेता है? अमूर्त होता है, लेकिन उसे फिर दिखाया जाता है तब वह सीखता है। इसलिए किसी भी मूर्त वस्तु से उसका संबंध जोड़कर उसे शब्द सिखाया जाता है। ठीक है, मैंने भी बताया ए फॉर एप्पल सिखा रहे हैं तो हम उसे क्या है? चित्र में एप्पल दिखाएंगे। ठीक है, या ठीक है किसी भी तरीके से हम उसे एप्पल दिखाएंगे। अपने TLM में लेके जाएंगे बनाकर, ठीक है, या बुक में से दिखाएंगे, कैसे भी करके उसे वो चीज़ दिखाएंगे। उसे मूर्त वस्तु से उसका संबंध जोड़कर उसे शब्द सिखाएंगे। ठीक है, जैसे रोटी बोलने के साथ साथ उसे रोटी भी दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे मम्मी रोटी किसे कहते हैं तो उसे रोटी दिखाती है कि बेटा इसे रोटी कहते हैं, तो वह सीख जाता है। उसे क्या है? सीख जाता है। इसके बाद देखेंगे अनुकरण का सिद्धांत। दूसरा क्या आता है? अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, पहले क्या आया था? अनुबंधन का सिद्धांत, अब आता है अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, बालक अपने परिवार या समाज में बोली जाने वाली भाषा का अनुकरण करके भाषा अर्जित करता है। क्या करता है? अनुकरण। ठीक है, जैसा वे बोलते हैं इस तरीके से ही बोलता है और वह भाषा को अर्जित करता है। इसलिए यदि परिवार या समाज में त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है, देखो मैं बता चुका हूँ, जैसा बोलेंगे वैसा ही सीखेगा। यदि उसके परिवार में गाली दे रहे हैं तो वह गाली सीख जाता है, अच्छी बातें कर रहे हैं तो अच्छी बातें सीख जाता है, नमस्ते करके चलते हैं सबको, ठीक है, तो वह भी नमस्ते करना सीख जाता है। तो बच्चा त्रुटिपूर्ण भाषा का ही प्रयोग करेगा। कोई गलत बोलता है, त्रुटि बोलता है, ठीक है, वर्तनी शुद्धि नहीं करता है, वर्तनी शुद्ध नहीं बोलता, तो वह बच्चा भी इसी तरीके से सीखता है। त्रुटिपूर्ण सीखेगा। त्रुटिपूर्ण बोलोगे तो उसके परिवार वाले यदि त्रुटिपूर्ण बोलेंगे तो वह भी त्रुटिपूर्ण ही बोलेगा। इसके बाद चलेंगे, तीसरा नियम है अभ्यास का नियम। सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी, अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने कहा है भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। किस पर करता है? अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा बिना अभ्यास के न तो सीखी जाती है और न ही उसकी कुशलता को बरकरार रखा जाता है। ठीक है, भाषा को, ठीक है, प्रयोग नहीं करेंगे तो हम उसे भूल जाएंगे। जैसे हम गए
हमें कोई भाषा आती है, हिंदी आती है, ठीक है, और हम पहुंच गए जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है या अदर लैंग्वेज कोई बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, तो हम उसे पंजाबी बोलने लग गए, हिंदी को धीरे धीरे बोलना ही बंद कर दिया। तो हम हिंदी में इतने निपुण नहीं होंगे जितने हम पहले थे, उतने कुशल नहीं होंगे जितने हम पहले थे, ठीक है। उसे क्या है, हम धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे, ठीक है। उसकी कुशलता को बरकरार रखा जाता है किससे, अभ्यास से, ठीक है। यदि हम अभ्यास में लाते रहेंगे उस भाषा को तो क्या करेंगे, उसमें हम कुशल बने रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार गणित में भी काम आता है, ठीक है। गणित में यदि हम करना छोड़ देते हैं तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार भाषा को भी भूल जाते हैं। आगे चलेंगे, तीनों सिद्धांत क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है तीनों सिद्धांत क्लियर हो गए होंगे। अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। आगे चलेंगे, भाषा के सीखने के साधन, ठीक है। अब देखेंगे भाषा के सीखने के साधन क्या क्या हैं, ठीक है। साधन क्या है, अनुकरण। सबसे पहले क्या है, अनुकरण। अनुकरण से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। सबसे पहले किससे सीखते हैं, हम अनुकरण से ही सीखते हैं। उसके बाद खेल, खेल से भी सीखते हैं। कहानी, कहानियों से भी सीखते हैं। वार्तालाप और बातचीत, इससे भी सीखते हैं। वार्तालाप से भी सीखते हैं और बातचीत से भी सीखते हैं। प्रश्नोत्तर से भी सीखते हैं। यदि हमारे से प्रश्न पूछता है हम उसे उत्तर देते हैं, या हम उससे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, वो उत्तर देता है बच्चा, तो उससे भी वह भाषा को सीखता है। अपने भाषा में शब्द समूहों को ऐड कर लेता है। इसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आई, संस्कृत आई, ये तो हमें पता है। अब इससे आगे कौन सी आई, अपभ्रंश आई क्या, प्राकृतिक आई या पाली आई, ठीक है। तो कौन सा क्रम सही होगा, संस्कृत, ठीक है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, ठीक है। इस तरीके से क्रम याद रख लेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। भाषा सीखने के लिए ऐसी गतिविधि करनी चाहिए जिसमें बच्चे को भाषा प्रयोग एवं अभिव्यक्ति के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले। क्या हुआ, उसे अधिक से अधिक क्या है, बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की गतिविधि करनी चाहिए, ठीक है। वाद विवाद करा लो, प्रश्नोत्तर करा लो, वार्तालाप कराने सिखा दो, भाषण सिखा दो, ठीक है। किसी भी तरीके से सिखा दो, उसे क्या है, बोलने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल जाने चाहिए, ठीक है। जैसे हम किसी को सिखाते हैं, छोटे बच्चों को प्राइमरी में सिखाते हैं ऐसे नार, ठीक है। यदि हम ऐसे नार सिखाते हैं और कोई बच्चा थोड़ा सीख जाता है और हम बार बार उठाते हैं उसे वो बोले और बच्चे क्या है, अनुकरण करें पीछे से, तो वो बच्चा क्या है, सबसे पहले ऐसे नार को सीख जाता है, क्योंकि उसे क्या है, अवसर मिला है। उसे क्या है, अवसर मिला है तब कि जब वह बोलना शुरू किया था बोर्ड पर आकर, उसको पूरा ज्ञान नहीं था ऐसे नार का, उसे भाषा का पूरा ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे वह क्या है, बोलने लग जाता है, ठीक है। और जिन्हें बच्चों को स्कूल नहीं आते या जिन्हें अवसर नहीं दिया जाता, उसके मुकाबले उसकी भाषा में ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलती है। आगे चलेंगे, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। ये किस पर बल देता है, अनुकरण पर, ठीक है। अनुकरण से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं और सबसे पहले भी अनुकरण से ही सीखते हैं। इसके बाद चलते हैं, भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अवसर देना, ठीक है। महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर देना, भाषा शिक्षण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर देना है, उसे क्या है, अवसर दिया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण में कविता, कहानियाँ का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे भाषा शिक्षण में रुचि लें, ठीक है। कविता, कहानियों का प्रयोग करना भी बहुत ही सुविधाजनक है, ठीक है। उससे भी, ठीक है, उससे भी क्या है, भाषा को वह बोलना सीख जाते हैं। इससे आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती रहती है, ठीक है। अन्य विषयों में भी चलती रहती है, मैथ, इंग्लिश, ठीक है। ये छोटी बात में तो नहीं होती, लेकिन बड़ी क्लासों में आकर ये इनमें भी क्या है, भाषा का क्या है, भाषा की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। भाषा का प्रयोग चलता रहता है सभी विषयों में, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। संप्रेषण क्या होता है,
एक दूसरे से बातचीत करना, अपने विचारों का क्या है आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, संप्रेषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, टीचर बच्चों को बता रहा है कि ये चीज़ ऐसे होती है और बच्चे क्या है उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अपने क्या है आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, संप्रेषण करते हैं। तो किसके माध्यम से करेंगे? वह भाषा के माध्यम से ही करेंगे। तो वह भाषा की प्रक्रिया अन्य विषयों में भी चलती रहती है। क्लियर? कोई डाउट? आगे चलेंगे। अब देखें, कहानी, कविता, नाटकों का प्रयोग कक्षा में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, किन की पूर्ति करता है? कलर कम चमक रहा। बच्चों को इसमें आनंद आता है। बच्चों को क्या है इसमें आनंद आता है? किसमें? कविता सुनने में, कहानियों में, नाटकों में। बच्चे विषय में रुचि लेते हैं। ठीक है, यदि कहानी कविता सुनाते हैं तो बच्चे, छोटे बच्चे क्या है कहानी सुनने को, कविता सुनने को, नाटक देखने को क्या है करने को बहुत ही उत्साहित होते हैं, इनमें क्या है रुचि लेते हैं। आगे चलेंगे। बच्चे अपनी संस्कृति को जानते हैं। ठीक है, किन से? कविता, कहानी, नाटकों से। शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन और सर्जन आदि कौशलों का विकास होता है। ठीक है, शब्द भंडार का विकास होता है, कल्पना का विकास होता है, कल्पना शक्ति का, और चिंतन का विकास होता है, सर्जन का विकास होता है, आदि कौशलों का भी विकास होता है। किनसे? कविता, कहानी और नाटकों से। इसके बाद देखेंगे भाषा के कार्यों एवं इसके विषय में बोलने एवं सुनने की भूमिका। ठीक है, बोलने और सुनने की भूमिका क्या है? भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, अच्छी भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने की सहायता करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? भाषा व्यक्ति के अपनी आवश्यकता, अच्छी भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने की में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। दूसरों पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक क्या है कोई बच्चा खड़ा हुआ, ठीक है, एक अच्छे से भाषा बोल रहा है, अच्छे से भाषण दे रहा, बहुत ही प्रॉपर तरीके से शुद्ध बोल रहा है और इंटरेस्टिंग शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो सब क्या होंगे उसकी तरफ को आकर्षित होंगे। और एक ऐसे ही यूँ ही खड़ा हो गया और कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, अशुद्ध बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उस पर क्या है उसकी तरफ कोई भी आकर्षित इतना नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सामाजिक संबंधों में भी भाषा का प्रयोग होता है। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नया ज्ञान प्राप्त करने हैं, टीचर पढ़ाए हैं तो क्या है भाषा से ही पढ़ाएंगे, भाषा के माध्यम से पढ़ाएंगे, और बच्चे क्या है क्वेश्चन पूछेंगे तो वही भाषा के माध्यम से ही पूछेंगे। क्लियर? कोई डाउट? आगे चलेंगे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा आवश्यकता होती है। भाषा की क्या होती है? आवश्यकता होती है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सही है, राइट है। दूसरे व्यक्ति की बोलों को समझने के लिए भी भाषा का प्रयोग होता है, भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद देखें भाषा विकास में सुनने की भूमिका। अब क्या आती है? सुनने की भूमिका। सुनना भाषा विकास के निम्न क्षेत्रों में भूमिका निभाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? सुनना ही बच्चा बोलना सीखता है। ठीक है, सुनकर ही क्या है बच्चा बोलना सीखता है, बिना सुने नहीं सीखेगा, जो सुनेगा वह ही बोलता है। वह अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है और तथा उनका अनुकरण करता है और फिर बोलने लगता है। धीरे धीरे क्या है बोलने लगता है, बोलना सीख जाता है। ठीक है, सुनने की भूमिका क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि के लिए, ठीक है, सुनने की भूमिका है। यदि हम सुनेंगे, नए नए शब्द सुनेंगे तो अपने क्या है शब्द भंडारों में क्या करेंगे? वृद्धि कर पाएंगे। बोलकर ही बच्चा भाषा कुशलता, भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। ठीक है, बोल लेगा वह, उसे अवसर मिलेगा तो वह क्या है भाषा प्रवाह भी अच्छे से करेगा और भाषा में भी कुशल हो जाएगा। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। ठीक है, बातचीत के द्वारा ही सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। हमसे कोई बोल ही नहीं रहा तो हम उससे क्यों बोलेंगे? ठीक है, हम किसी से बोलेंगे तभी कोई हमसे बोलेगा। ठीक है, तो क्या होगा? संबंध, सामाजिक संबंध भी स्थापित भाषा के कारण ही होते हैं।
अब देखेंगे भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो हमारी भाषा भी ठीक नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद है बुद्धि। ठीक है, जिसमें जितनी बुद्धि होगी वह उतने ही शब्दों को अर्जित कर पाएगा। ठीक है, यौन भिन्नता। ठीक है, यौन भिन्नता भी भाषा को प्रभावित करती है। ठीक है, भाषा विकास को प्रभावित करती है यौन भिन्नता। सामाजिक आर्थिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। आगे चलते हैं, और कौन कौन से कारक हैं? परिवार का आकार। ठीक है, परिवार का आकार। ठीक है, परिवार का आकार किस तरीके का है, यह भी भाषा के विकास को प्रभावित करता है। जन्म क्रम। ठीक है, जन्म क्रम भी करता है। इसके बाद आते हैं बहुजन्म, जुड़वा बच्चे। ठीक है, जुड़वा बच्चों का भी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। एक से अधिक भाषा का प्रयोग। ठीक है, एक से अधिक भाषा, परिवार वाले एक इंग्लिश बोल रहा है, एक हिंदी बोल रहा है, एक पंजाबी बोल रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चे के कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह कोई सी भी भाषा मिक्सअप बोलता है। फिर क्या करता है, वह मिक्सअप बोलता है, इधर उधर कुछ भी बोलता है। ठीक है, भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि एक ही भाषा बोली जाएगी तो भाषा बच्चा क्या है जल्दी से सीख पाएगा। आगे चलेंगे, भाषा कौशल। ठीक है, भाषा कौशल देखें कौन कौन से भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, ये मैं बता चुका। श्रवण कौशल। ठीक है, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, कौशल है। अब इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सतीश, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सर बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े क्वेश्चन आगे। ठीक है, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पेडागोजी में पूछा जाता है। ठीक है, सतीश कक्षा 7वीं का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी व गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। ठीक है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। सर्जन लिखने की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। ठीक है, तो क्या होगा, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। तो इसमें क्या होगा, सही क्या होगा, उसकी मौखिक भाषा बेहद क्या है, कमज़ोर है। ठीक है, उसकी मौखिक भाषा क्या है, बेहद कमज़ोर है। ठीक है, सबसे कमज़ोर कारण क्या होगा, मौखिक भाषा। लिखना है, वो क्या है, लिख रहा है, तो मौखिक भाषा तो कोई संबंध नहीं होगा, लिखित भाषा से होगा। ठीक है, विचार व्यक्त करेगा वही भी लिख कर। ठीक है, लिख कर होगा। ठीक है, तो सबसे क्या है, निगेटिव यही है। आगे चलेंगे, श्रवण कौशल के शिक्षण विधियाँ। ठीक है, श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ क्या हैं, कौन कौन सी है? सहस्वर वाचन। ठीक है, अब देखेंगे सहस्वर वाचन क्या है। छात्र अध्यापक तथा किसी अन्य छात्र को बातचीत करते हुए सुनता है। ठीक है, ये क्या है, सहस्वर वाचन है। ठीक है, सहस्वर वाचन, जैसे स्वर, स्वर सटीक बोलना। ठीक है, उसे क्या है, किसी अन्य छात्र को बातचीत करते हुए सुनता है। ठीक है, ये क्या है, सहस्वर वाचन है। प्रश्नोत्तर, इसमें शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है और छात्र क्या है, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद आती है क्वेश्चन, देखेंगे वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्यतः रूप से प्रयुक्त होते हैं क्या होते हैं, अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन या तर्कसंगत। ठीक है, वे कथन जो आपसी व्यवहार, ठीक है, आपसी व्यवहार में होंगे तो कौन से होंगे, प्रासंगिक कथन होंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्रोत लेख। स्रोत लेख क्या होता है, इमला। इसमें शिक्षक अपनी 64 मिनट का। इसके बाद आता है स्रोत लेख। स्रोत लेख क्या होता है, इमला। इसमें शिक्षक सामग्री को मौखिक रूप से बोलता है। ठीक है, मौखिक रूप से बोलता है तथा छात्रों के द्वारा सुनकर लिखा जाता है। स्रोत लेख नाम से ही होता है, मतलब सुनकर लिखना।
इमला। इमला हमने बहुत बार लिखा है, आपने भी लिखा होगा कि एक टीचर खड़े हो जाते थे, बोलते थे और हम लिखते थे। उसमें क्या चेक करते थे वे कितनी स्पीड से लिख पा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी स्पीड से भी बोल देते थे कि इतनी स्पीड से लिख सकते हैं, और शुद्ध लिखते थे। क्या? शुद्ध। शुद्ध का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जितने हमारे गलत होते थे, हम गलत लिखते थे, उतने ही क्या है, उतना ही हमें पनिशमेंट मिलता था। तो ये क्या होगा? सुनकर लिखना। टीचर बोलते रहते हैं और बच्चे लिखते रहते हैं सुनकर। भाषण, इसमें शिक्षक अपने छात्रों के सामने भाषण दिया जाता है तथा छात्र उसे ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। छात्र उसे क्या है, ध्यान से सुनते रहते हैं, और शिक्षक क्या है, उनके सामने बोलता रहता है। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। शिक्षक केंद्रित होती है। भाषण क्या होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, और टीचर क्या होता है, सक्रिय होता है। निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं बस। इसके बाद आता है पठन है ये, पठन कौशल, पढ़ने के कौशल की शिक्षण विधियाँ, ठीक है। शिक्षक द्वारा छात्रों को वर्ण बोध कराना, ठीक है, उच्चारण करवाना, ये क्या है, शिक्षण विधियाँ पठन की। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सबसे महत्वपूर्ण बताना, बच्चों में कहानियों को शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों में व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, ठीक है। कंठस्थ कराना तो होगा नहीं, कंठस्थ कराना तो गलत है, रटन विद्या को तो ध्यान नहीं देना। बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरण का अभ्यास कराना, ठीक है। बच्चों के समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास कराना। तो क्या होगा, सबसे सटीक होगा डी, ठीक है। डी ऑप्शन से राइट होगा। बच्चों में समझ के साथ पढ़ना और समझ के साथ लिखने में क्षमता का विकास कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद देखेंगे पढ़ने कौशल के शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं आप देखेंगे। संपूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। संपूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। इस विधि के अनुसार पहले बच्चे को संपूर्ण वाक्य सिखाना चाहिए, उसके बाद शब्द तथा वर्ण। उसके बाद क्या है, पहले वाक्य, फिर उसके बाद शब्द और उसके बाद वर्ण। इसे वाक्य विधि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वाक्य विधि भी कहते हैं, ठीक है। यह विज्ञान में भी बहुत प्रभावी होती है। जैसे सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं, पेड़ के बारे में सिखाते हैं कि ये गुलाब का पेड़ है, आम का पेड़ है, फिर उसके क्या है, फल के बारे में, फिर उसके पत्तियों के बारे में, फिर उसके तने के बारे में, फिर उसके जड़ के बारे में। इस तरीके से हम सिखाते हैं, पूर्ण से अंश की ओर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, इसमें हम वाक्य सिखाते हैं, फिर उसके बाद शब्द के बारे में बताते हैं, उसके बाद वर्ण बताते हैं। इसके बाद आता है अनुकरण विधि। इसमें शिक्षक बच्चों के सामने पढ़ते हैं तथा बच्चे उसका अनुकरण करते हुए पढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसका अनुकरण करते हुए पढ़ते जाते हैं। जैसे टीचर बोलता है, फिर बच्चे पीछे पीछे बोलते हैं, ये क्या है, अनुकरण है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होगी जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ तो बिल्कुल नहीं करना है, ये तो पहले ही काट दो। बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। बच्चे क्या है, सूत्रों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, उन्हें क्या है, सूत्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रयोग करना सबसे उचित होगा, ठीक है। और उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, ठीक है। और नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, किसमें, निगमन विधि में, ठीक है। और उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं आगमन विधि में। ये भी याद रखेंगे, आगमन और निगमन पूछा जाता है। इसके बाद चलेंगे, ठीक है। बोर नहीं होना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। बोर हो रहे हो तो थोड़ा ब्रेक लेंगे और फिर देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे पठन के प्रकार। सहस्वर पठन, स्वर सहित अर्थात आवाज के साथ बोलकर पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सहस्वर पठन कहा जाता है, ठीक है। जोर जोर से पढ़ना ही क्या कहलाता है, सहस्वर मतलब स्वर के साथ पढ़ना। यह पठन बच्चों को वर्णमाला सिखाने में सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है।
सर्वाधिक उपयोगी है। बच्चे क्या है तेज तेज से बोलते हैं, जैसे देखा होगा आपने प्राइमरी में छुट्टी के टाइम तेज तेज से बोलना शुरू करते हैं, ओरल बोलते हैं, सस्वर एक जोर से एक स्वर में बोलते हैं, गिनती पहाड़े इस तरीके से बोलते हैं छुट्टी के टाइम। छुट्टी के टाइम अक्सर देखा है हमने बोलते हुए, और हमने भी बोले हैं और हम बुलवाते भी हैं। भाषा शिक्षण में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। भाषा शिक्षण में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा हो सकता है? भाषा प्रयोग के अवसर, ठीक है, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, पाठ्य पुस्तक। तो सबसे बड़ा बोधक हो सकता है भाषा में आकलन, मतलब भाषा में आकलन करना, ठीक है। आकलन करने से बच्चे क्या होंगे? डिस्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, उनका क्या है, इधर उधर भटक जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। इसके बाद आता है आदर्श पठन, ठीक है। आदर्श पठन क्या होता है? भाषा के संपूर्ण शुद्ध रूप, गति, यदि आरोह अवरोह, स्वैराघात, बालाघात आदि को ध्यान में रखकर जो पठन किया जाता है वह आदर्श पठन कहलाता है। यह मुख्यतः शिक्षक या भाषा विद्वानों द्वारा होता है। यह किनके द्वारा होता है? शिक्षकों के द्वारा या विद्वानों, भाषा के विद्वानों के द्वारा होता है। क्या? आदर्श पठन। इसमें क्या है? आरोह अवरोह, स्वैराघात, बालाघात आदि पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखकर पठन किया जाता है। याद रखेंगे, क्लियर? आगे चलेंगे। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? उनमें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविता याद हो, उन्हें मुहावरे याद हों, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। सबसे सटीक क्या होगा? उन्हें सुनने और बोलने की क्या हो? आज़ादी हो। उन्हें क्या है? ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें वह स्वतंत्र रूप से बोल सकें और सुन सकें। क्लियर? आगे चलेंगे। इसके बाद आता है पठन के प्रकार में गंभीर पठन, ठीक है। इसमें क्या आता है? गंभीर पठन। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए या भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए जो पठन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गंभीर पठन। गंभीर पठन किसे कहते हैं? नई ज्ञान की प्राप्ति या भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो पठन किया जाता है उसे कहते हैं गंभीर पठन। क्लियर? आगे चलेंगे। इसके बाद आता है द्रोत पठन, ठीक है। क्या आता है? द्रोत पठन। सीखी हुई भाषा का अभ्यास करने के लिए, आनंद के लिए, साहित्यिक जानकारी, ठीक है, जानकारी के लिए ऐसा पठन, पहन नहीं होगा, ये पठन होगा, पठन किया जाता है, ठीक है। कैसा? द्रुत पठन। द्रुत पठन कब किया जाता है? हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम मज़े मज़े में पढ़ते जा रहे हैं, या साहित्यिक जानकारी के लिए पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, या हमें कोई कहानी है उसे आनंद आ रहा है पढ़ने में तो हम पढ़ते जा रहे हैं, तो वह क्या कहलाता है? द्रोट पठन कहलाता है। देखो अब देखें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। मोना वाला अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। कैसे? जैसे पढ़ती को वह पटी कर देती है, अभिनव को वह अनव कर देती है। लिखना, इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? उसे लिखन रुचि नहीं है, लिखना में रुचि नहीं है, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य नहीं है, उसके विचारों में स्पष्टता न हो, उसे मात्राओं का ज्ञान न हो, ठीक है। उसे क्या है? मात्राओं का ज्ञान नहीं है, ठीक है, उसे क्या है? मात्राओं का ज्ञान नहीं है। उसके विचार में और लिखने की गति में सामंजस्य नहीं होगा, वह धीरे धीरे भी लिखकर सही लिख सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वह तेज़ ही लिखेगी, ठीक है, विचार आ रहे हैं तेज, ठीक है, तो लिखना तेज़ नहीं है, धीरे धीरे भी लिख सकती है, ठीक है। सबसे क्या होगा? मात्राओं का ज्ञान नहीं है। उनके विचारों की स्पष्टता, इस विचारों की तो स्पष्टता है लेकिन वह लिख नहीं पा रही है, ठीक है। उसे लिखने में रुचि भी है, ठीक है, लिख रही है तो उसे रुचि भी है, ठीक है, लेकिन सही नहीं लिख पा रही है, तो क्या है? मात्राओं का ज्ञान नहीं है। इसके बाद देखेंगे सामूहिक पठन, ठीक है। पठन के प्रकार में क्या है? सामूहिक पठन आया। 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा श्रुत पठन को सामूहिक पठन कहते हैं। यह भी सहस्वर पठन का भाग है। यह भी क्या है? सहस्वर पठन का भाग है।
ठीक है, 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा सुस्तर पठन को सामूहिक पठन कहते हैं। ठीक है, कई सारे छात्र इकट्ठे होकर पठन करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भाषा को कैसे एक उपकरण के प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, सीखने में भाषा बच्चे के माध्यम से ही सीखते हैं। ठीक है, भाषा क्या है, बच्चे क्या है, भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं एवं सोचते हैं। बच्चे के लिए कुछ भी चीज़ सीखते हैं वह है भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। और सोचने के लिए बच्चों के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है वह उतनी ही जल्दी सोचता है। जितनी जल्दी बोलना सीखता है उतनी जल्दी ही क्या है, वह सोचने लग जाता है। आगे चलेंगे। इसके बाद आता है भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उसका पॉइंट है क्षमताओं का विकास करने में। ठीक है, ये पॉइंट तो याद रखने की कोई ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हेडिंगों को। ठीक है, इनके पॉइंट याद रख लेंगे। ठीक है, बच्चे अपनी क्षमताओं का विकास भाषा के माध्यम से करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लेंगे, अपनी क्षमताओं का विकास भाषा के माध्यम से करते हैं। विभिन्न प्रकार के विचारों के आदान प्रदान के लिए या के द्वारा विभिन्न क्षमताओं का विकास करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के विचारों के आदान प्रदान के द्वारा विभिन्न क्षमताओं का विकास करते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे चलेंगे। अब देख लेंगे क्वेश्चन। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अर्थ है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है, मौलिक अभिव्यक्ति, विचारों के क्रमबद्ध अभिव्यक्ति, कल्पना से परिपूर्ण अभिव्यक्ति, इनमें से सभी। ठीक है, तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या होगा, ये क्या होगा, इनमें सभी होगा। ठीक है, मौलिक अभिव्यक्ति भी होगा, विचारों की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति, कल्पना से परिपूर्ण अभिव्यक्ति भी होगा। आगे चलेंगे। नया पॉइंट है मानव सभ्यता संस्कृति की पहचान करने में बच्चे भाषा के माध्यम से साहित्य के द्वारा अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उसे पहचानते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, भाषा का प्रयोग करके। ठीक है, भाषा का प्रयोग करके ही संस्कृति और सभ्यता को बच्चे जानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और उसे पहचानते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। ठीक है, सतत मूल्यांकन अभी क्लियर करेंगे। बच्चों के, इसका तो पहले ही पता है, बच्चे के समस्त भाषाई कौशल का विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन करना। क्या है, कौशलों का विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, अब देखेंगे सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में भाषा किस प्रकार से प्रयोग की जाती है। मनुष्य जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। ठीक है, भाषा का क्या है, बहुत बड़ा महत्व है। बालक भी समाज के व्यवहार तथा सामाजिक अंतःक्रिया भाषा के माध्यम से ही करता है। ठीक है, व्यवहार करता है और भाषीय सामाजिक अंतःक्रिया भी किसके द्वारा करता है, भाषा के द्वारा ही करता है। वह इसके द्वारा स्वयं का सामाजिक विकास करता है। क्या करता है, इसके द्वारा क्या करता है, सामाजिक विकास करता है। किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। हिंदी भाषा की एक कक्षा में एक बच्चा अपनी मातृभाषा भोजपुरी का प्रयोग करता है, आप क्या कहेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें भोजपुरी दिया है, अन्य कोई सी भाषा का नाम भी दे सकते हैं। इसे क्या कर लेंगे, इम्पोर्टेंट कर लेंगे। बच्चा जो भोजपुरी का प्रयोग करने से मना करेंगे, बच्चे को भोजपुरी का प्रयोग करने से मना करेंगे, बिल्कुल गलत, मना नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करेंगे, बच्चे को दंड देंगे, दंड तो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। तो सबसे सही क्या होगा, बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करेंगे। हमें क्या है, सबकी मातृभाषा का, सबकी भाषा का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, टीचर को क्या चाहिए, बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद आते हैं
व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, व्याकरण क्या है, इसका अर्थ एवं परिभाषा किसने दिया? एक स्वीट ने दिया है। स्वीट कितना अच्छा नाम है, स्वीट ही नाम है। डॉक्टर ह्यूम गिल्ड ने दी थी। गिल्ड के अनुसार सबसे पहले देखेंगे स्वीट के अनुसार, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। ठीक है, व्याकरण क्या है? भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। याद रखेंगे, अटपटी सी कुछ परिभाषा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे डॉक्टर ह्यूम गिल्ड की, भाषा के रूप में सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। ठीक है, ये थोड़ी सही लग रही है। भाषा के रूप में सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। क्या है? भाषा के रूप में सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था ही क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। ठीक है, और स्वीट ने क्या देती है? व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण और उसका शारीरिक विज्ञान है। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे, कोई से भी पूछी जा सकती है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाई कौशल के विकास में सहायक है? क्या है? अधिक से अधिक भाषा को सुनना, अधिक से अधिक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, अधिक से अधिक मूल्यांकन करना, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें सभी तो नहीं होगा, मूल्यांकन नहीं करेंगे, मूल्यांकन से क्या तनाव में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। ठीक है, भाषाई कौशलों का विकास करना, सॉरी भाषाई कौशलों का क्या है? विकास करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? अधिक से अधिक सुनना। ठीक है, क्या होगा? अधिक से अधिक सुनना होगा, और अधिक से अधिक पुस्तकों का प्रयोग करना, अधिक से अधिक मूल्यांकन करना। अधिक से अधिक मूल्यांकन नहीं करेंगे बार बार। ठीक है, और पुस्तकों का भी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसे पढ़ना ही नहीं आता, बोलना ही नहीं आता, भाषा उसे आती ही नहीं, तो वह पुस्तकों का प्रयोग कैसे कर पाएगा? ठीक है, तो सबसे सटीक क्या होगा? भाषा को सुनना। इसके बाद आते हैं व्याकरण की भूमिका। व्याकरण की भूमिका क्या है? व्याकरण के नियम का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करता है, शुद्ध रूप से लिखित और बोलने के कौशल का विकास करता है। ठीक है, एक बार और देखेंगे, व्याकरण के नियम का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य, ठीक है, मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करता है। क्या करता है? संरचना की योग्यता का विकास करता है, शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के कौशल का विकास करता है। क्या? व्याकरण। व्याकरण क्या सिखाता है? शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना। ठीक है, व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सिखाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन, कक्षा में बच्चे की मातृभाषा के प्रयोग का निषेध करना चाहिए। ठीक है, पूरा सम्मान करना चाहिए, सीमित अवसर देने चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? उसे पूरा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, मातृभाषा का, उसकी मातृभाषा का पूरा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे एनसीएफ 2005। ठीक है, एनसीएफ 2005 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट हैं, सभी को क्लियर किया है लास्ट में, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। एनसीएफ। ठीक है, व्याकरण की भूमिका, विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को सीखने की शक्ति का विकास करना। ठीक है, व्याकरण की क्या भूमिका है? विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना। ठीक है, वह शुद्ध लिखना सीख जाए, ये क्या कहलाती, ये इसकी क्या है? व्याकरण की यह भूमिका है। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा का प्रदान करना, यह भी व्याकरण की भूमिका है। व्याकरण क्या सिखाती है हमें? शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना। लेखन कौशल में मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है अनुभव लेखन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, स्रोत लेख या सुलेख। लेखन कौशल के मूल्यांकन का सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है स्रोत लेखन, सुलेख। ठीक है, क्या होगा? लेखन का कौशल सुधर जाएगा किससे? सुलेख से। ठीक है, और स्रोत लेख से क्या होगा? वर्तनी शुद्धि। ठीक है, वर्तनी शुद्धि सबसे ज़्यादा सुधर जाएगी स्रोत लेख से। इसके बाद देखेंगे व्याकरण की भूमिका के पॉइंट में, व्याकरण से भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखना तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करना। ठीक है, व्याकरण से क्या है? भाषा का शुद्ध सीखना, और उसमें क्या है? दक्षता प्राप्त करना। उसमें क्या है? भाषा में अपनी दक्ष हो जाना, मतलब कुशल हो जाना। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान देना, ये क्या है? व्याकरण की भूमिका है।
नया क्वेश्चन देख लेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषाई विकास के लिए गीत कविताओं का प्रयोग करना चाहिए, रोचक कहानियों का प्रयोग करना चाहिए, भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। इनमें से कौन सा नहीं? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा क्या होगा? उन्हें अवसर प्रदान करने चाहिए। क्या करना चाहिए? उन्हें अधिकाधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। भाषा को अवसर प्रदान करेंगे तभी वह भाषा को सीख पाएंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेंगे। भाषा की कक्षा में आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी की त्रुटि करते हैं, आप क्या करेंगे? ठीक है, बच्चे क्या है, लिखने में त्रुटि करते हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को उनकी गलतियों पर डांटेंगे? डांटना तो बिल्कुल नहीं है। बच्चों को लिखित भाषा का समृद्ध परिवेश देंगे। बच्चे को त्रुटि पर लाल घेरा लगाएंगे ताकि वे उन्हें देख सकें। उन त्रुटिपूर्ण शब्दों के सही रूप को 20-20 बार लिखने के लिए कहेंगे। 20-20 बार लिखने का क्या मतलब हुआ? ठीक है, कुछ नहीं। तो क्या करेंगे? उन्हें क्या है, समृद्ध परिवेश देंगे। ठीक है, उन्हें क्या करेंगे? समृद्ध परिवेश देंगे। ठीक है, उन्हें परिवेश देंगे तो वह अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, और अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। आगे चलेंगे, व्याकरण की भूमिका में। व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाना। ठीक है, व्याकरण की क्या भूमिका है? लोकोक्ति, मुहावरे, सूक्ति आदि का अर्थ निकालने में योग्य बनाना या कुशल बनाना। इसके बाद देख लेंगे डिसलेक्सिया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा था? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने में संबंधी विकार। ठीक है, बच्चों में भाषा से संबंधित कुछ विकार आ जाते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द, ठीक है, ये किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, डिसलेक्सिया ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, डस और लेक्सिस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथन। ठीक है, कथन भाषा। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। ठीक है, यह क्या होता है? इसमें क्या होता है? पढ़ने संबंधी विकार होता है। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने से संबंधित विकार होता है। इसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे इसका। हिंदी भाषा शिक्षक का दायित्व है। क्या है दायित्व? पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, पाठ्यक्रम को जल्दी से समाप्त करना, भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, भाषा की परीक्षा लेना। तो क्या होगा? अवसर जुटाना। ठीक है, भाषा के प्रयोग के क्या है? अवसर जुटाना सबसे सटीक होगा। इसका क्या है? शिक्षक का दायित्व है कि भाषा के प्रयोग के अवसर जुटाए जाएं। इसके बाद आते हैं डिसलेक्सिया के लक्षण। ठीक है, क्या आते हैं? डिसलेक्सिया के लक्षण क्या क्या हैं? ठीक है, वर्णमाला नहीं होगी, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होना। ठीक है, सबसे पहला कारण है। अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई होना, एकाग्रता में कठिनाई होना। ठीक है, ये सब क्या है? डिसलेक्सिया के लक्षण है। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने संबंधी विकार। क्या होता है? डिसलेक्सिया शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ना, जैसे नाम को मान्य, शावक को शक पढ़ना। ठीक है, ये क्या है? डिसलेक्सिया के लक्षण है। इसके बाद देख लेते हैं और क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कविता कहानी पढ़ाना, कविता कहानी सुनाना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशलों का विकास। ठीक है, भाषा के नियम समझाना। तो सबसे पहले क्या होगा? सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल का विकास करना। ठीक है, महत्वपूर्ण उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? सुनना बोलना पढ़ना लिखना के कौशलों का विकास करना। आगे चलेंगे। इसके बाद आता है दूसरा डिस्ग्राफिया। दूसरा क्या आता है? डिस्ग्राफिया आता है लेखन संबंधी विकार। डिस्ग्राफिया लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, किसको करता है? क्षमता को। लिखने में यदि कठिनाई आ रही है तो क्या होगा? डिस्ग्राफिया होगा। ग्राफिया मतलब ग्राफ से है, ग्राफ का मतलब है लिखने से। यह वर्तनी संबंधी कठिनाइयाँ, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचार को लिपिबद्ध करने में कठिनाइयों के रूप में जाना जाता है। क्या? डिस्ग्राफिया। पॉइंट क्लियर?
नेक्स्ट देखेंगे, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः है, ठीक है, कठिन है, सरल है, अन्य विषयों का अध्ययन है, मुख्यतः भाषा विधि है, ठीक है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा क्या है, कठिन है, सरल है, अन्य विषयों का अध्ययन है, या मुख्यतः भाषा विधि है। तो क्या है यह, मुख्यतः भाषा विधि है। सॉरी, मुख्यतः भाषा विधि नहीं होगा, यह होगा अन्य विषयों का क्या है, अध्ययन है, ठीक है। प्राथमिक स्तर में क्या है, हम उस शिक्षा के लिए तैयार करते हैं बच्चे को। इसके बाद आता है डिस्क्राफिया के लक्षण। लिखते समय स्वयं से बातें करना, ठीक है, लिखते समय क्या है, स्वयं से बातें कर रहा है तो आपको क्या है, डिस्ग्राफिया है। अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर को लिखना, ठीक है, अनियमित रूप या आकार वाले अक्षरों को लिखना, ये भी क्या है, डिस्ग्राफिया का लक्षण है। लेखन संबंधी पर कम पकड़, उसके कागज के बहुत पास से पकड़ना, ठीक है, क्या है, पेंसिल को क्या है, उसके कागज़ के बिल्कुल नज़दीक से पकड़ता है तो वो क्या है, डिस्ग्राफिया का शिकार है, मतलब उसे डिस्ग्राफिया है, उसे सुधार करने की ज़रूरत है। पाठनीय होने पर भी कॉपी देखकर लिखना, ठीक है, उसे पढ़ा हुआ पाठ है, ठीक है, उसके बाद भी कॉपी देखकर पढ़ना, उससे अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना, ठीक है, क्या करना, क्या गाइड का प्रयोग करना या किसी की कॉपी लेकर प्रयोग करना, उसका प्रयोग करना, ठीक है। अपठनीय हस्तलेखन, ठीक है, अपठनीय हस्तलेखन क्या है, डिस्ग्राफिया के लक्षण में आता है। इसके बाद देख लेते हैं एक क्वेश्चन, व्याकरण सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। व्याकरण सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, व्याकरण के सूत्र कंठस्थ कराना गलत है, ठीक है, कंठस्थ तो हमें कुछ भी कराना नहीं है। रटन विद्या का तो हम बिल्कुल ही ख़त्म करते हैं 2005 एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। व्याकरण के नियमों पर आधारित अभ्यास कराना, ठीक है, ये हो सकता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट करना, ये भी हो सकता है। व्याकरण की अलग से पुस्तक पढ़ाना, ये बिल्कुल गलत है। तो सबसे सटीक क्या होगा, उसे अभ्यास कराना, ठीक है। अभ्यास का नियम कहता है कि अभ्यास से ही बच्चा भाषा सीखता है। इसके बाद देखेंगे क्या, डिस्कैलकुलिया क्या आता है, डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया क्या है, गणितीय कौशल संबंधी विकार। इसमें क्या होता है, गणना संबंधी कुछ विकार होता है, उसे क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया कहते हैं। इसके अंतर्गत अंकों संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंकगणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की योग्यता तथा सभी प्रकार के गणितीय अक्षमता शामिल हैं, ठीक है। क्या क्या शामिल है, ठीक है, गणितीय समस्याएं, संख्याओं के अर्थ समझना, सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की योग्यता को समझना, सभी प्रकार के गणितीय अक्षमताएं शामिल होती हैं, ठीक है, किसमें, डिस्कैलकुलिया में। इसके लक्षण अब देखेंगे, इसके लक्षण क्या हैं, गणितीय चिन्हों को समझने में कठिनाई होना, क्या है, डिस्कैलकुलिया है, डिस्कैलकुलिया का लक्षण है। वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई होना, ये भी डिस्कैलकुलिया का लक्षण है। सामान्य सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना, डिस्कैलकुलिया का लक्षण है। दिशा ज्ञान का अभाव, ठीक है, दिशा ज्ञान का भी अभाव, ये भी किस में आता है, डिस्कैलकुलिया में आता है। समय बताने में कठिनाई का अनुभव, ठीक है, ठीक से समय नहीं देख पा रहा है बच्चा, तो क्या करेंगे, क्या होगा, डिस्कैलकुलिया होगा। इसके बाद देखेंगे डिस्फेजिया, ठीक है, डिस्फेजिया क्या होता है, वाक अक्षमता, ठीक है, ये क्या होती है, वाक अक्षमता बोलने में। डिस्फेजिया ठीक है जब बच्चे के विचार की अभिव्यक्ति व्याख्या के समय कठिनाई महसूस करते हैं, ठीक है, अभिव्यक्ति की व्याख्या करने के समय कठिनाई महसूस करते हैं। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति को उत्तरदायी बनाता है। क्या करता है, यह क्या है, मस्तिष्क क्षति को उत्तरदायी बनाता है, क्या, डिस्फेजिया, ठीक है। अब देख लेंगे डिस्फेजिया के लक्षण। डिस्फेजिया के लक्षण क्या क्या हैं,
डिस्प्रैक्सिया लेखन या चित्रण संबंधी विकार। ठीक है, यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसके बाद आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? CCE। ठीक है, क्या है ये? CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है। ये क्या है? छात्रों के विद्यांकन आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है। 2009 में भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत यह एक अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है। किसके तहत? 2009। ठीक है, कब से चली है? 2009 से चली है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया कब से चली है? 2009 से चली है। किसके तहत चली है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 2009 के तहत चली है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? ये छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है। इससे आगे देखेंगे, ये हम देख चुके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर नियमित आकलन है। निरंतर है और नियमित आकलन है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों व उपकरणों द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है। क्या करते हैं? व्यापक आकलन किया जाता है। ठीक है, सतत निरंतर किया जाता है, नियमित रूप से किया जाता है और व्यापक आकलन किया जाता है। किसके तहत? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। ठीक है, तो क्या है? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आता है श्रवण कौशल। ठीक है, श्रवण कौशल का अर्थ है सुनना। श्रवण कौशल का संबंध कान से है। ध्वनियों या उच्चारणों को सुनना और सुनकर उसके अर्थ को समझना और उसे ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है? श्रवण कौशल। ठीक है, श्रवण कौशल में क्या होता है? उसे हम पढ़ना, सुनना, सुनने के साथ साथ उसका अर्थ भी ग्रहण करना, समझना और अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है? श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो कौन सा? कूदना, खिलना नहीं, खेलना हो गया। दौड़ना, चढ़ना, लिखना है। लिखना, कूदना, लिखना, दौड़ना, चढ़ना, तो क्या है? यह है लिखना। ठीक है, याद रखेंगे क्या है गतिक कौशल, क्या है उस इसके बाद आता है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल पठन और कौशल को ग्रामीण ग्रसित कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों को आधार प्राप्त करता है। ठीक है, क्या करता है? कौशलई भाषा कौशलों को आधार प्राप्त करता है। कौन? श्रवण कौशल। इसके बाद देखेंगे श्रवण कौशल छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है। आदि का ज्ञान किससे करता है? सुनकर करता है। ठीक है, हमने कहानियाँ सुनी होंगी अपने दादा से, दादी से, तो हमें क्या है? उनका ज्ञान हो गया है। ठीक है, श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता एवं इंद्रियों का संयम आवश्यक होता है। ठीक है, याद रखेंगे, एकाग्रता और इंद्रियों का संयम आवश्यक होता है। किसके लिए? श्रवण कौशल के लिए। श्रवण कौशल का क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को सिखाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धि, काव्य भास, विचारों की अभिव्यक्ति। तो क्या होगा? विचारों की अभिव्यक्ति होगा। इसके बाद चलेंगे वाचन कौशल। ठीक है,
इसके बाद सीधा देखेंगे 2000 एनसीएफ 2005 से देखेंगे, सभी क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे, सभी पॉइंटों को क्लियर करेंगे। वाचन व बोलना भाषा का वह रूप है जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, वाचन कौशल का क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा ही होता है। ठीक है, हम विचारों का आदान प्रदान सबसे ज़्यादा किससे करते हैं, बोल कर ही करते हैं, लिख कर तो हम कम करते हैं। सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं, हम वाचन कौशल का करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं पठन कौशल। ठीक है, साधारणतः अर्थ में पठन कौशल से तात्पर्य है कि लिखित भाषा को पढ़ना। लिखित भाषा को पढ़ना, भाषा कौशल में पठन कौशल का अर्थ है लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना और भाग को ग्रहण करना। ठीक है, उसके क्या है, उसके अर्थ को ग्रहण भी करना क्या कहलाता है, पठन कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, पठन कौशल कितने प्रकार के हैं, पठन कौशल 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, सहस्वर पठन और मौन पठन। ठीक है, 2 प्रकार के हैं, सहस्वर पठन और मौन पठन। ठीक है, सहस्वर पठन क्या है, जोर जोर से पढ़ना। मौन पठन क्या है, अपने आप मन मन में पढ़ना, बिना आवाज़ किए पढ़ना और उसका अर्थ ग्रहण करना, समझना और अर्थ ग्रहण करना मौन पठन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सहस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सहस्वर पठन करते हैं हम। ठीक है, स्कूल में कराते हैं बच्चों से सहस्वर पठन। ठीक है, बच्चा बोलता है, ठीक है, तेज से बोलता है और स्पष्ट का हम ध्यान रखते हैं कि वह सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। पाठन भावानुकूल करना। ठीक है, विराम चिन्हों का ध्यान रखना, विराम चिन्हों का ध्यान रखा जाता है इसमें। इसके बाद आ जाता है एनसीएफ 2005। ठीक है, क्या आ जाता है, एनसीएफ 2005। अब हो जाइए सतर्क एनसीएफ 2005 पढ़ने के लिए। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा है, 100% आता है, लिख कर ले लो। ठीक है, 100% एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एनसीएफ 2005 से पेडागोजी में भी क्वेश्चन बनता है और ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या हिंदी में भी आ जाता है, इसमें क्या हिंदी में भी आ जाता है क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से। ठीक है, साइकोलॉजी में भी आ जाता है, सीडीपी में भी आ जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में भी आ जाता है। ठीक है, तो तीनों क्लियर हो जाएंगे, तीनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनसीएफ 2005 से। सबसे पहले देख लेंगे बच्चों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु दस्तावेज है। ठीक है, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु क्या है, एक दस्तावेज है 2005, एनसीएफ 2005। ठीक है, 2005 में लागू हुआ तो क्या है, ये 2005 बोल दिया इसे, एनसीएफ है नहीं तो ये क्या है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। आगे देख लेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, स्टार मार्क कर लेंगे इसे। ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। अभी बताइए, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 की फुल नाम है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या हिंदी में। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 5 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध। यह कहाँ से लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया है। कि क्या, सभ्यता और प्रगति। कौन सा निबंध है वो, सभ्यता और प्रगति से हुआ है। इसका क्या है, यह उत्पन्न कहाँ से हुआ है, इसका निर्माण कहाँ से हुआ है। ठीक है, आया कहाँ से है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सभ्यता और प्रगति निबंध से हुई है। सभ्यता और प्रगति निबंध किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहाँ से ली गई है, सभ्यता और प्रगति से ली गई है। ठीक है, वह क्या है, निबंध है और किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। क्लियर, इतना क्लियर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनता है। एनसीएफ 2005 की शुरुआत
एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो किससे? सभ्यता और शिक्षा, सभ्यता की प्रगति, सभ्यता और प्रगति, प्रगति के साथ सभ्यता। तो किससे होती है? सभ्यता और प्रगति से होती है, सभ्यता की प्रगति से नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किससे होती है? सभ्यता और प्रगति से होती है। ठीक है, अभी बताया है किससे होती है? सभ्यता और प्रगति निबंध से होती है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति। ठीक है, यह शुरुआत। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से एनसीएफ की संरचना समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ठीक है, उनके अध्यक्ष कौन थे? जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे, यशराज थे, प्रोफेसर यशराम थे, प्रोफेसर यश कुमार थे। सारे ऑप्शंस मेथ से कर रहे हैं, तो कौन थे? जल्दी से कमेंट करेंगे कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर यशपाल। आगे पॉइंट चलेंगे। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। 8वीं अनुसूची में सभी भाषाएं दी गई हैं, उसमें क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, क्या है ये? नवीनतम दस्तावेज है। ठीक है, अब 2020 भी आया है। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे नवीनतम दस्तावेज क्या है? 2005 है। एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? 33 थे, 34 थे, 35 थे या 36 थे? तो इसमें सदस्य थे 35। ठीक है, एक कौन थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? यशपाल जी थे। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल। इसके बाद आते हैं एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। तो कौन कौन से 5 मार्गदर्शक सिद्धांत याद रखेंगे? कौन कौन से हैं? ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना। ठीक है, क्या है? भारी जीवन से ज्ञान को जोड़ना। बच्चे को जो सिखाया है उसे वह भारी जीवन में क्या है? प्रयोग भी करना सीख गए हों, तभी क्या है? उन्हें सिखाया हुआ हमारा सक्सेस होगा। पढ़ाने को रटन प्रणाली से मुक्त कराना। रटन प्रणाली, रटन विद्या तो हमें करना ही नहीं है, रटन से तो हमें बिल्कुल काट देना है। ठीक है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के केंद्रित ना हो। ठीक है, उसे क्या है? भारी जीवन से भी जोड़ा जाए। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर। आगे चलेंगे। चौथा पॉइंट क्या है? कक्षा कक्ष में गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। इसे क्या है? लचीला बनाया जाए। ठीक है, गतिविधि को क्या है? कक्षा कक्ष की गतिविधि को क्या बना जाए? लचीला बनाया जाए। ठीक है, इसे क्या है? गतिविधि से जोड़ा जाए, गतिविधि करके सिखाया जाए। पांचवा पॉइंट आता है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ठीक है, सभी के लिए रटन विद्या से मुक्त कराया जाए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित ना हो। ठीक है, इनके ज्ञान को भारी जीवन से जोड़ा जाए और इनके क्या है? गतिविधि को क्या है? कक्षा कक्ष को क्या है? लचीला बनाया जाए। क्लियर। आगे चलेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। क्या? स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा, कोई भाषा नहीं। तो क्या होनी चाहिए? उसकी स्थानीय भाषा, मतलब मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा होनी चाहिए उसकी मातृभाषा, जो मम्मी पापा बोलते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। क्या था इसका? जीवन और ज्ञान के मध्य की दूरी को ज्ञान करना, उनके दूरी को कम करना। उनके जीवन में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे क्या है? भारी जीवन से जोड़ना। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? उन्हें बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे। बालकों की शिक्षण
प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? रटन पद्धति से युक्त, रटन पद्धति से मुक्त, तनाव व बोझ से युक्त। ठीक है, तनाव से तो बिल्कुल नहीं होगी, रटन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, रटन विद्या से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं सिखाना। इसके बाद नया पॉइंट आता है, एनसीएफ 2005 को प्राथमिक स्तर में लागू किया गया था। ठीक है, इसे क्या है? एनसीएफ 2005 को प्राथमिक स्तर में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली में मुक्त करना था। ठीक है, रटने की प्रणाली से मुक्त करना था। इसका क्या है उद्देश्य? रटने की प्रणाली को बिल्कुल मुक्त करना था। प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया था इसे, विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। विद्यार्थियों को क्या हो सके? चहुमुखी विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, गणना करने की क्षमता का विकास करना। तो क्या होगा? बालकों में क्या होगा? जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। ठीक है, क्या होगा? जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। ठीक है, जिज्ञासु होंगे, ठीक है, तो वे जल्दी से सीख पाएंगे। इसके बाद नया पॉइंट देख लेंगे। इसके अलावा शिक्षण अधिगम बाल केंद्रित हो। ठीक है, ये क्या हो? बाल केंद्रित हो। कौन कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षण क्या हो? शिक्षण अधिगम क्या हो? बाल केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित ना हो या पाठ्यक्रम केंद्रित ना हो। ऐसे विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिसमें प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो। कैसे पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए? पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिसमें प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण होता हो। अब देख लेंगे क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश डैश से प्राप्त की। संज्ञानवाद से, रचनावाद से, अनुदेशन से, उपयुक्त सभी से। ठीक है, तो किससे की है? उपयुक्त सभी से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेंगे। एनसीएफ 2005 बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, नहीं। स्वयं करके सीखने पर, सही है। रटने की प्रक्रिया पर, नहीं। समस्या को हल करने पर, नहीं। स्वयं करके सीखने पर। नया क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय कौशल में अंत में कौशल विकास करना चाहिए। सुनने का, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का। सबसे पहले क्या आता है? सुनना, फिर आता है बोलना, फिर आता है पढ़ना और फिर आता है लिखना। तो सबसे बाद में क्या होगा? लिखने का। ठीक है, सबसे अंत में क्या होगा? लिखने का होगा। पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री को की पढ़ाई, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों को सही सही पहचानना। तो क्या होगा? पढ़कर उसका अर्थ भी समझना। पढ़कर उसका क्या है? अर्थ भी समझा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ने में अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? ठीक है, ग्रहणात्मक कौन से हैं? सुनना और पढ़ना। ठीक है, और अभिव्यक्तात्मक कौन से हैं? सुनना, बोलना, नहीं। बोलना, लिखना, नहीं। हाँ, बोलना, लिखना। क्या होगा? बोलना और लिखना। ठीक है, ग्रहणात्मक कौन से होंगे? सुनना और पढ़ना। सुनने पढ़ने से हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। बोलने और लिखने से क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। इससे आगे चलेंगे। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक है? नहीं है। कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना। ठीक है, तो सबसे निगेटिव क्या होगा? प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर क्या होगा? सबसे कम प्रभावी होगा। सबसे ज़्यादा क्या होगा? अधूरी कहानी को पूरा करना, ये भी सही है। मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना, ये भी सही है। कविता को पूरी करना, ये भी सही है। सृजनात्मकता का विकास करता है। सृजनात्मकता क्या होती है? अपने विचारों को व्यक्त करना। नया क्वेश्चन देखेंगे।
जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरत से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है, भाषा में बच्चों में विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो क्या होता है, भाषा सीखना क्या हो जाता है, सार्थक हो जाता है। दैनिक जीवन से जोड़ा जाए तो वह क्या हो जाता है, सार्थक हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बचा है, इसे भी देख लेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, व्यवहारिक नियम कंठस्थ कराना। कंठस्थ कराना बिल्कुल नहीं होगा तो क्या होगा, प्रश्न पूछना और उन्हें अवसर प्रदान करना, अपनी बात कहने का क्या करना, अवसर प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों जिनके उत्तर निश्चित हों, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों, जो बहुविकल्प हों या व्याकरण पर आधारित हों। क्या हो, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों। ठीक है, उससे क्या है, वह कल्पना और चिंतन का, ठीक है, क्या करेंगे, विकास करेंगे। ठीक है, उनका क्या होगा, चहुमुखी विकास होगा। ठीक है, सब क्लियर। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल गुरुजी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। गुरुजी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरीके से वीडियो देखने के लिए यहाँ पर आपको CTET से संबंधित बिल्कुल बेहतरीन अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करेंगे। इस तरीके से ही पढ़ते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।